नमस्कार, देवभूमि समाचार में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। खबर देहरादून से सामने आ रही है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऊर्जा विभाग की एक अहम बैठक बुलाई है। इस बैठक में यूपीसीएल, यूजेवीएनएल और पिटकुल ऊर्जा विभाग के एमडी व अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। बैठक के बाद एमडी यूपीसीएल अनिल कुमार ने बताया है कि बिजली की कमी को दूर करने को लेकर बैठक में चर्चा की गई। सीएम ने बिजली की कमी को देखते हुए भारत सरकार से 500 यूनिट अतिरिक्त बिजली की मांग करने को कहा है। बैठक में इस बात को लेकर भी मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि जितने भी इन्वेस्टर उत्तराखंड में हैं, निवेश करने आ रहे हैं, उनको सिंगल विंडो सिस्टम के तहत बिजली की सारी सुविधाएं दी जाए। उसमें आया कि पूरी तन्मयता से लोग लगे, प्रदेश के जो उपभोक्ता हैं बिजली के, उनको अच्छी सुचारू रूप से बिजली मिले और 24/7 क्वालिटी बिजली मिले। उसके लिए अपनी तरफ से सारे अधिकारी कर्मचारी 100% अपना योगदान दें। पहला तो ये। दूसरा, चूंकि हमारे यहाँ थोड़ा सा इलेक्ट्रिसिटी की डेफिसिट है, उस डेफिसिट को कवर करने के लिए भारत सरकार से पत्र लिखा जाए कि 600 मेगावाट या 500 मेगावाट आरटीसी राउंड द क्लॉक बिजली उपलब्ध कराई जाए, जिससे कि यहाँ के उपभोक्ताओं को रोस्टिंग का सामना न करना पड़े। और इसी खबर पर हमारे साथ देहरादून से संवाददाता अभय कैथुरा फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी अभय, जिस तरह से बिजली संकट को लेकर बैठक हुई है, साथ ही साथ केंद्र सरकार से 500 मेगावाट अतिरिक्त बिजली की मांग भी की गई है, क्या कुछ बैठक में निकलकर सामने आया? बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि उत्तराखंड राज्य में बिजली की कमी को देखते हुए सीधे तौर पर अब अलर्ट मोड पर यूपीसीएल को रहने के लिए कहा गया है। मुख्यमंत्री ने समीक्षा बैठक के दौरान यूपीसीएल के अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि राज्य की जो डिमांड है, उस डिमांड के अनुरूप यहाँ पर काम होना चाहिए। अगर राज्य को इस समय विद्युत आपूर्ति कम लग रही है तो केंद्र से उसके लिए एक प्रस्ताव यहाँ पर भेजा जाए, जिससे राज्य में 500 मेगावाट की बिजली अतिरिक्त केंद्र से मांगी जाए, ताकि राज्य में किसी भी रूप से इसमें बिजली की समस्या जनता के सामने न आए। राज्य में विद्युत आपूर्ति को निर्बाध रूप से पूरा करने के लिए लगातार यूपीसीएल विभाग काम कर रहा है और आज उसी काम के तहत ये कह सकते हैं कि उस लक्ष्य को पाने के लिए लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए, ताकि राज्य में निर्बाध रूप से ऊर्जा की कमी यहाँ पर न देखने को मिले। इसके अलावा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि ऊर्जा सेक्टर में जो निवेश यहाँ पर हुए हैं, उन निवेशकों को पूरी सुविधा देने के लिए अगर अतिरिक्त बिजली की मांग होती है तो उस अतिरिक्त बिजली को भी पूरा करने का काम यहाँ पर किया जाए, ताकि निवेशक ज्यादा से ज्यादा निवेश उत्तराखंड राज्य में कर सके और उस निवेश का लाभ उत्तराखंड राज्य को यहाँ पर मिल सके। तो ये समझा जा सकता है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार ऊर्जा के सेक्टर राज्य को आगे बढ़ाने के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश दे रहे हैं, ताकि उत्तराखंड राज्य ऊर्जा के क्षेत्र में आगे बढ़ सके और ऊर्जा के माध्यम से राज्य में जनता की जो सुविधाएं, वो सुविधाएं और बेहतर यहाँ पर हो सके। जो लोग निवेश करना चाहते हैं, उस निवेश के माध्यम से राज्य के युवाओं को भी रोजगार मिल सके। जी बिल्कुल। तो जिस तरह से निवेश को लेकर साथ ही साथ मुख्यमंत्री ने तमाम अधिकारियों के साथ बैठक की है, ऐसे में सिंगल विंडो के तहत बिजली देने का भी प्रावधान किया गया है। इसमें क्या कुछ सुविधाएं लोगों को मिल पाएंगी? बिल्कुल, सीधे तौर पर यह समझा जा सकता है कि जो राज्य में इन्वेस्टर यहाँ पर आए हैं, जो ऊर्जा सेक्टर में निवेश करना चाहते हैं, उन निवेशकों को कोई असुविधा यहाँ पर ना हो। उनको उनका जो निवेश है, वो निवेश आसानी से धरातल पर उतर सके, उस निवेश का लाभ राज्य को मिल सके। उसके लिए अधिकारियों को सिंगल विंडो सिस्टम के माध्यम से निवेशकों के प्रस्तावों को पास करने के लिए कहा गया। अगर उनकी कोई समस्या है तो उस समस्या का समाधान त्वरित गति से करने के लिए कहा गया। अगर समस्या बड़े स्तर पर है, जिसका समाधान शासन स्तर से निकाला जा सकता है, तो उसको लेकर शासन को अवगत कराया जाए, शासन के अधिकारियों से बातचीत की जाए, ताकि इन्वेस्टर किसी भी प्रकार से मायूस ना हो, इन्वेस्टर यहाँ पर खुश रह सके, वो अपना निवेश यहाँ पर कर सके और उस निवेश का लाभ उत्तराखंड राज्य को मिल सके। जी बिल्कुल सिस्टम का अभय, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। उत्तराखंड में सत्ताधारी दल के मंत्री सुबोध उनियाल और विधायक दुर्गेश्वर लाल का वन विभाग के मामले में समझौता हो गया है। उत्तरकाशी जिले के पुरौला विधायक दुर्गेश्वर लाल ने मंगलवार को अपनी ही सरकार के खिलाफ धरना दिया था। इस घटना से राजनीतिक माहौल भी गर्मा गया। इस मामले को लेकर
पुरोला विधायक दुर्गेश लाल बीजेपी प्रदेश कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट से मुलाकात की, जिसके बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि क्षेत्र की समस्या को लेकर विधायक अपने मंत्री जी के पास जाते हैं। इस मामले को लेकर मंत्री और विधायक से बात हो गई है। सभी को कहा गया है कि अनुशासन के दायरे में रहकर ही काम किया जाए, उनकी समस्या का समाधान किया जाए। वहीं इस मामले को लेकर पुरोला विधायक दुर्गेश्वर लाल का कहना है कि प्रदेश की जनता ही अपनी सरकार चुनती है, जनता सर्वोपरि है, जनता के हित में ही कार्य करना सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है। देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूँ भाई, हमारी घर की बात है, घर में झगड़ा होता है, माँ बाप का भी झगड़ा होता है, परिवार में कुछ भी चीज़ें, एक बच्चा अपने बाप से अधिकार से कहता है कि भैया हमें जो है मुझे ये काम चाहिए, ये काम होना चाहिए। तो वही प्रकरण था, मैं माननीय मंत्री जी के पास गया, क्योंकि वो हमारे प्रदेश के मंत्री है, सरकार के मंत्री है, तो मैं उनके पास गया, मैंने उनको चीज़ें बताई। अब उन्होंने, हो सकता है उनको समझने में कोई कहीं गलती रही होगी, लेकिन चर्चा हुई कई सारी चीज़ों पे, लेकिन वो बात नहीं बनी। तो उसके बाद जो है कोई थोड़ा विषय ऐसा रहा था जिस चीज़ के लिए मैं भी खेद प्रकट करता हूँ और मंत्री जी ने भी खेद प्रकट किया कि भाई ये चीज़ें जो है गर्मा गर्मी में चीज़ें हो गई। लेकिन हमारा विश्वास यही है कि हमारा सबसे पहला जो ध्येय है वो है जनता की सेवा। सबसे इम्पोर्टेंट है पब्लिक की अगर सेवा नहीं करेगा तो कुछ नहीं है। पद भी पब्लिक देती है, मंत्री भी पब्लिक बनाती है, सीएम भी पब्लिक बनाती है, विधायक भी पब्लिक बनाती है। तो जनता सर्वोपरि है, जनता के लिए जो भी कुछ चीज़ें हैं करेंगे। अगर मुझे मंत्री जी से मिलना पड़ा, मंत्री जी के साथ मुझे रोष प्रकट करना पड़ा, वो जनता की आवाज़ थी, क्योंकि जनता परेशान है तो जनता के लिए तो काम करना है। देखिए, क्षेत्र की समस्याओं को लेकर विधायक मंत्री के पास जाते भी हैं, और क्योंकि विधायक भी भारतीय जनता पार्टी के हैं, मंत्री भारतीय जनता पार्टी के हैं, वो परिस्थिति इस प्रकार निर्माण हो ऐसा सबको ध्यान रखना चाहिए। तो मैंने कल माननीय मंत्री से वार्ता भी की है भाई, कई हर समय एक जैसा माहौल नहीं होता है, गुस्से की भी सीमा होती है, गुस्से की भी मर्यादा होती है। इसलिए मैंने कल मंत्री से भी आग्रह किया, सब माननीय विधायक जी आज मुझे मिलने भी कल हमारी बातचीत कल हुई थी। अनुशासन के दायरे में हम सबको रहना है। कई बार एक परिवार है, परिवार के अंदर बहुत से विषय पर तार्किक बहस भी होती है, लेकिन उसकी एक सीमा, एक मर्यादा, उस पर सबको रहना ही मैंने मंत्री से भी कहा। आज हमारी बातचीत हुई, इनकी अपनी जो मांग है उस मांग पर मैं कल आपका मुख्यमंत्री से आपकी मिलना हुआ, बातचीत हुई है, जिससे उनके समाधान के रास्ते बनेंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की तैयारी लगातार जारी है। चुनाव को अपने पक्ष में करने के लिए बीजेपी अपने संगठन को मजबूत कर रही है। आज इसी क्रम में प्रदेश कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने विधानसभा विस्तारकों की गाड़ी को हरी झंडी दिखाकर अपनी विधानसभा के लिए रवाना किया। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि हमने 70 विधानसभाओं के लिए विस्तारकों को मोटरसाइकिल प्रदान की है। भौगोलिक दृष्टिकोण से उत्तराखंड बहुत बड़ा क्षेत्र है। सभी विस्तारक अपनी विधानसभा में जाकर पार्टी के कार्यक्रमों और सरकार के कामों को जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। हमारे 70 विधानसभाओं में हमने अपने पूर्णकालिक दिए और सबको बाइक पिछले चुनाव में हमने दी थी, इस बार भी हम बाइक दिए, क्योंकि आखिरकार भौगोलिक क्षेत्र बड़ा है। पहाड़ के जो विधानसभाएं होती हैं प्रत्येक घर तक पहुँचे, सब तक जाए, पार्टी के सारे कार्यक्रम की रचना में उनका बहुत बड़ा योगदान रहता है। उस दृष्टि से आज ये बाइक हमने रवाना की है। आज से सब लोग विधानसभा क्षेत्रों में निकल चुके हैं। जी बिल्कुल, हम लोग हर घर तक जाते हैं और वहाँ पे जो भी लोग हमें मिलते हैं तो हम सरकार की योजनाओं का लाभ उनको बताते हैं। जैसे उज्ज्वला योजना या आयुष्मान कार्ड जो भी है, इन सब की जानकारी हम लोग प्रत्येक परिवारों को देते हैं। जिन्हें लाभ नहीं मिला उनको इसका लाभ मिले, हम लोगों को इसलिए ही भेजा जाता है कि ये सब काम हम उन लोगों को बताएं। लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर बीजेपी की बैठक में हाल ही में काशीपुर में आयोजित की गई, जिसकी जानकारी देते हुए प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि विधानसभा में विस्तारकों, पार्टी के पदाधिकारी और प्रकोष्ठकों के साथ बैठक हुई है। ये बैठक लोकसभा चुनाव पर केंद्रित बैठक थी। अब 7 जनवरी को लोकसभा चुनाव की कार्य योजना के लिए सभी सांसद, पूर्व मुख्यमंत्री, मंत्रीगणों के साथ बीजेपी की बैठक होने वाली है। इस बैठक में यूपी के राज्यसभा सांसद और अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी भी मौजूद रहेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि 4 जनवरी को सभी मोर्चों की संयुक्त देहरादून में बैठक होगी। लोकसभा की दृष्टिकोण से हमारी बैठक थी। पहले 2 दिन हमारे जो 70 के 70 विधानसभाओं के अंदर जो विस्तारक पूर्णकालिक जाने, उनके साथ हमारा बैठना हुआ। उसके बाद हमारी 2 दिन की प्रदेश के पदाधिकारी, प्रभारी और बाद में प्रदेश के हमारे जो प्रकोष्ठ बने, उन प्रकोष्ठों के साथ पूरी पदाधिकारी बैठक हमारी रही है।
मुख्य रूप से लोकसभा चुनाव केंद्रित बैठक थी। लोकसभा चुनाव की दृष्टि से लोकसभा की कार्य योजना के लिए हम लोग 7 तारीख को अपने सभी सांसद, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री, हमारे मंत्रीगणों के साथ हम बैठक करने वाले हैं। लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी राज्यसभा के सांसद और उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष से उस बैठक में रहेंगे, हमारे दुष्यंत गौतम जी बैठक में रहेंगे। इससे पूर्व 4 तारीख को भिन्न भिन्न मोर्चों की हमारी अनेकों कार्यक्रम इस बीच आए हैं। मोर्चों की संयुक्त बैठक हम लोग 4 तारीख को यहाँ करने वाले हैं देहरादून के अंदर, और कार्यक्रमों की श्रृंखला हमारी जनवरी का माह, फरवरी मार्च तक के कार्यक्रम से मंगलवार को मुख्य सचिव डॉक्टर एस.एस. संधू की अध्यक्षता में सचिवालय में राज्य आपदा मोचन निधि व राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि के प्रस्तावों के अनुमोदन हेतु राज्य कार्यकारिणी समिति की बैठक का आयोजन किया गया। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि समिति में प्रस्ताव के लाने से पूर्व जिला स्तरीय व राज्य स्तरीय मूल्यांकन समिति के द्वारा प्रस्ताव की जांच अनिवार्य रूप से करा ली जाए। उन्होंने कहा कि जिला स्तर पर विभिन्न जनपदों के द्वारा प्रस्ताव की स्वीकृति के लिए अलग अलग प्रक्रियाएं अपनाई जा रही हैं, इसमें सुधार लाए जाने की आवश्यकता है। साथ ही जनपदों में सुझाव मांगते हुए प्रस्ताव के अनुमोदन के लिए सामान्य प्रक्रिया अपनाई जाए, इसके निर्देश दिए। शीतलहर को देखते हुए मुख्य सचिव ने जनपदों के द्वारा आवश्यकता के अनुसार अतिरिक्त धनराशि के प्रस्ताव शासन को शीघ्र प्रेषित किए जाने के निर्देश दिए हैं। तो कार्यकारिणी समिति की बैठक में मुख्य सचिव ने यह बैठक ली है। इसमें कई अहम बिंदुओं पर चर्चा की गई, जिसमें डॉक्टर एस.एस. संधू ने विभिन्न प्रकार के निर्देश अपने अधिकारियों को दिए, जिससे कार्यकारिणी समिति की बैठक के साथ ही साथ जनता के हित में फैसले लिए जा सके। उत्तराखंड में प्रदेश सरकार इस समय 2 बड़े काम करने की तरफ कदम आगे बढ़ा रही है, जिसमें एक राज्य आंदोलनकारी क्षैतिज आरक्षण और दूसरा है यूसीसी। दोनों को लेकर प्रदेश सरकार जल्द ही विशेष सत्र बुला सकती है। वहीं इस बात की पुष्टि खुद बीजेपी के वरिष्ठ विधायक विनोद चमोली ने भी की है, जहां उन्होंने कहा है कि जल्द ही विशेष सत्र बुलाया जाएगा, फिर चाहे यूसीसी को लेकर हो या फिर राज्य आंदोलनकारी को क्षैतिज आरक्षण देने का मामला। खबर उत्तरकाशी से है, जहां पुरौला और नौगांव पहुंची संकल्प यात्रा। इस कार्यक्रम में केंद्र व राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को संचालित कर रहे विभिन्न विभाग उपस्थित रहे। इन विभागों ने कार्यक्रम में स्टॉल्स भी लगाए हैं, जिनसे लोग जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी लेकर लाभान्वित हो सके। दोनों स्थानों पर संकल्प यात्रा के दौरान लोगों ने विकसित भारत बनाने की शपथ भी ली। आगामी लोकसभा चुनाव 2024 में कुछ ही महीनों का वक्त बचा है। ऐसे में सभी पॉलिटिकल पार्टियां अपनी तैयारियों में जुट गई हैं। वहीं सत्ताधारी पार्टी बीजेपी भी अपनी पूरी तैयारी में जुट गई है, जिसके चलते बीजेपी लोकसभा चुनाव को लेकर लगातार सम्मेलन और कार्यक्रम कर रही है। बीजेपी 2024 के लोकसभा चुनाव में इस बार 400 पार का नारा दे रही है, जिसको लेकर कांग्रेस बीजेपी पर सवाल खड़े कर रही है। कांग्रेस के प्रदेश संगठन उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी का कहना है कि भाजपा में इतने बड़े भविष्यवक्ता या ज्योतिष तो नहीं है कि पहले ही अनुमान लगा ले, लेकिन जितने आत्मविश्वास के साथ बीजेपी कहती है कि वह 400 पार सीट लाएगी, तो इसमें कहीं ना कहीं झोल है, और ऐसा ही 2019 में भी हुआ था। नहीं, देखिए, भाजपा के लोग तो बहुत ही ज्यादा भविष्यवक्ता हैं। ज्योतिष गणना में महारत हासिल है, वो तो जितने कहते हैं उतने जीत रहे हैं। इसका मतलब उनकी तो ईवीएम भगवान है, ईवीएम मालिक है, वो जो कह दे रहे हैं उतनी सीटें निकलनी है। आप कल्पना कर लीजिए कि जितना वो कहेंगे उतनी कहाँ से आ जाएंगी। इतना तो कभी होता नहीं है लोकतंत्र में। क्या जनता जनार्दन की कोई हैसियत नहीं है? वोटर की कहीं कोई ताकत नहीं है? वोटर को कुछ नहीं समझते हैं? भाजपा के नेताओं ने जो कह दिया, या भाजपा के अध्यक्ष ने जो कह दिया, या गृह मंत्री ने, प्रधानमंत्री ने जो कह दिया, वो फाइनल है। मूल निवास 1950 कट ऑफ डेट को लेकर प्रदेश में चल रहे आंदोलन को लेकर अब कांग्रेस पार्टी बटी हुई नजर आ रही है। कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक तिलक राज बहेड़ की माने तो राज्य जब बना था तब 1950 कोई बाध्यता नहीं थी, लेकिन अब कुछ लोग इसे राजनीतिक कारण दे रहे हैं। अगर इसमें कोई संशोधन करना है तो सभी दलों को एक साथ बैठना चाहिए। कांग्रेस विधायक ने कहा कि पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भले ही मूल निवास पर अपनी राय अलग रखते हों, लेकिन आज जरूरत कुछ और है। सरकार को इन जरूरत के हिसाब से कार्य करना चाहिए।
की राजनीति है। अगर वास्तव में राज्य के हित की बात करते हो तो बैठ जाओ ना सारे राजनीतिक दल। अब तो राज्य बन गया ना, इसको स्वीकार कर लो, बैठ जाए, बीजेपी बैठ जाए, यूकेडी बैठ जाए, कांग्रेस भी बैठ जाए, सारे प्रमुख लोग बैठ जाए, सारे विधायकों को बैठा लें, इस पर एक समीक्षा हो जाए। बैठे ना, समीक्षा करें ना, तो सबकी बात सामने आएगी कौन क्या चाहता नहीं है। हम साथ नहीं है, आप इस्तीफा दो, आप दो। तो जिस तरह से कट ऑफ डेट को लेकर कांग्रेस दो भागों में बटी हुई नजर आ रही है, कांग्रेस के ही विधायक तिलक राज बहेड़ का बयान जिस तरह से सामने आया है, साफ तौर पर उनका कहना है कि राज्य जिस समय बना था उस समय 1950 को लेकर कोई बाध्यता नहीं थी और ऐसे में समीक्षा कर बैठक कर समीक्षा की जानी चाहिए। कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने वन मंत्री सुबोध उनियाल की शिकायत सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों और रजिस्ट्रार को पत्र लिखकर की है, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया है कि मंत्री के द्वारा न्यायालय के प्रति की गई अभद्र और आपत्तिजनक टिप्पणी का वो घोर विरोध करती हैं, जिसको देखते हुए वो कोर्ट को जल्द से जल्द संज्ञान के लिए शिकायत भेज रही है। बता दें कि पिछले दिनों एक ऑडियो और वीडियो वायरल हुआ था जिसमें कोर्ट को गाली दी जा रही थी। ये बातचीत का वीडियो भीमताल से विधायक राम सिंह केड़ा का बताया जा रहा है, जब वह वन मंत्री से बातचीत करते हुए देखे जा सकते थे। हालांकि वन मंत्री अपनी वॉइस को लेकर इनकार कर चुके हैं। 29 दिसंबर को भीमताल के विधायक राम सिंह केड़ा ने टेलीफोन किया सुबोध उनियाल वन मंत्री को वन्यजीव आतंक को लेकर, और मदद तो खैर उनको नहीं मिली, लेकिन हाँ भर भर के न्यायालय के लिए गालियां हम लोगों को जरूर सुनने को मिली। वो टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन वायरल हो गया मेन स्ट्रीम मीडिया में भी, सोशल मीडिया में। 29 दिसंबर की घटना है और आज 3 जनवरी 2024 में हम हैं, यानी 4 दिन इंतजार करने के बाद भी जब हमने देखा कि कोई कार्यवाही मंत्री पर नहीं हो रही है, जबकि ये संगीन अपराध है, ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, ये उनकी शान में गुस्ताखी है, क्योंकि वो बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट पिलर हैं जिस पर लोकतंत्र खड़ा है और जो संविधान के संरक्षक हैं। ऐसे में न्यायालय का अपमान हर उस वकील का अपमान है जो उस न्यायालय में अपनी सेवाएं दे रहा है, और कहीं ना कहीं भावनाएं केवल न्यायालय में कार्यरत लोगों की नहीं, हम सब की, जो हम सबका एक अगाध विश्वास न्याय प्रणाली में देश की है, हम सबका अपमान था। नगर निगम देहरादून में आपके माध्यम से भी टैक्स को जमा किया जा सकता है। नगर निगम के कर अधीक्षक धर्मेश पेन्यूली ने बताया है कि आपके माध्यम से भी लोग बढ़ चढ़कर टैक्स जमा कर रहे हैं और काफी अच्छा रिस्पांस देखने को मिल रहा है। बात ऑनलाइन टैक्स की करें तो प्रत्येक महीने 50 लाख से 1 करोड़ रुपए टैक्स जमा होता है, और ऐप के माध्यम से बात करें तो ऐप के माध्यम से भी लोग टैक्स बढ़ चढ़कर जमा कर रहे हैं। उसमें भी काफ़ी अच्छा रिस्पांस आ रहा है हमारे ऐप के माध्यम से, और ये ऑनलाइन भी लोग बढ़ चढ़कर टैक्स जमा करा रहे हैं। और प्रत्येक माह में लगभग हमारा जो है 50 लाख के करीबन, 50 लाख से 1 करोड़ के बीच में हमारा जो है टैक्स ऑनलाइन भी जमा होता है और ऐप के माध्यम से भी लोग अपना जमा करा रहे हैं। 10 साल से अधूरे लटके मोटरनगर बस अड्डे को लेकर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने नगर निगम कोटद्वार और शासन से जवाब मांगा है। बता दें कि नगर निगम की ओर से पीपीपी मोड पर कोटद्वार के मोटरनगर में एक आधुनिक बस अड्डा तैयार किया जाना था, लेकिन निर्माण कार्य पिछले 8 साल से बंद पड़ा हुआ है, जिसे लेकर कोटद्वार निवासी रोहित डडरियाल की ओर से हाईकोर्ट में एक पीआईएल दाखिल की गई थी, जिसमें पहली सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने नगर निगम से इसकी लेट लतीफी का जवाब मांगा है। साथ ही मामले में अगली सुनवाई कल 4 जनवरी को होनी है। हाईकोर्ट में मामला जाने के बाद स्थानीय लोगों को मोटरनगर बस अड्डे के बनने की उम्मीद जगी है। अगली खबर लक्सर से है, जहां गन्ना मूल्य घोषित किए जाने को लेकर धरने पर बैठे किसानों ने खानपुर विधायक उमेश कुमार ने मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी। साथ ही उन्होंने इस पूरे मामले पर गन्ना मंत्री सौरभ बहुगुणा से फोन पर बातचीत की। आपको बता दें कि भारतीय किसान संघ से जुड़े किसान 14 दिनों से गन्ना मूल्य को घोषित किए जाने की मांग को लेकर लक्सर गन्ना विकास समिति में धरना दे रहे हैं। खानपुर से निर्दलीय विधायक उमेश कुमार ने किसानों के धरने पर पहुंचकर उनसे उनका हाल जाना। इस दौरान किसानों का कहना है कि सरकार किसानों का उत्पीड़न कर रही है, लेकिन अभी तक सरकार के द्वारा गन्ना मूल्य की घोषणा नहीं हुई है। गन्ने के संबंध में गन्ना मंत्री से बात की गई, सौरभ बहुगुणा जी से। उनका कहना है कि कैबिनेट में प्रस्ताव आएगा, जो कि अब पहली कैबिनेट चली गई है जो इस बार वाली,
अगली कैबिनेट 15 तारीख तक होने की संभावना है। उसमें अगर प्रस्ताव आया तो गन्ने का मूल्य घोषित किया जाएगा। तीसरी मांग जो थी वो ये थी कि जो धान की फसल नष्ट हो गई थी आपदा के दौरान, उसके संबंध में मुख्य कृषि अधिकारी जो हैं जिले के देवरारी जी, उनसे बात की। वो भी कोई साफ नहीं बता पाए कि क्या वर्तमान में स्थिति है। मुआवजा जो बीमा फसल का हुआ तो मुआवजा मिलेगा या नहीं मिलेगा, उसका सर्वे हुआ या नहीं हुआ, वो खुद इतने कंफ्यूज हैं कि उनसे क्या अपेक्षाएं की जाएं। तो कुल मिलाकर जिले के किसान के साथ पूर्ण रूप से धोखा किया गया। बिजली के बिल माफ़ी का जो एक झूठा शिगोफा इनके स्थानीय नेताओं ने छोड़ा था, उसकी सच्चाई भी आज पता लग गई। अब जो इनके शिवकांत जी हैं, जो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का कार्यभार देखते हैं, उन्होंने भी इसके संबंध में अपनी जांच कर ली है, पुष्टि कर ली है। वो भी समझ गए इस बात को कि बिल माफ़ी, जो किसानों को बिल माफ़ करने की बात की गई थी, वो पूर्णतः झूठ था और एक ऐसा झूठ का पुलिंदा और एक शिगुफा छोड़ा गया था ताकि किसान जो है उस समय हल्ला ना करें। खबर हरिद्वार से है, जहां जिलाधिकारी धीराज सिंह गबरियाल के निर्देशों के चलते राजाजी टाइगर रिजर्व की बैरीवाड़ा रेंज में स्थित अवैध धार्मिक संरचना को प्रशासन, वन विभाग और पुलिस विभाग की संयुक्त टीम ने ध्वस्त करते हुए वन भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया है। कार्रवाई के दौरान उप जिलाधिकारी सहित कई आला अधिकारी भी इस मौके पर मौजूद रहे। खबर हरिद्वार के कनखल थाना क्षेत्र से है, जहां पुलिस ने एक सनसनीखेज हत्या का खुलासा किया है। बता दें कि हत्या का खुलासा करते हुए पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया है, जिससे पूछताछ में पुलिस ने पाया कि 1.25 करोड़ की संपत्ति और अवैध संबंधों के चलते युवक की हत्या की गई। कोरोना को लेकर हरिद्वार जिला अस्पताल और रुड़की सिविल अस्पताल प्रबंधन स्वास्थ्य सुरक्षा व्यवस्था में जुटा हुआ है, जिसमें कोविड के लिए आईसीयू वार्ड तैयार किया जा रहा है। कोविड-19 के वेरिएंट JN1 को लेकर अस्पताल में एक 40 बेड का कोविड वार्ड और 11 बेड का आईसीयू तैयार किया गया है। वहीं चिकित्सकों को सक्रिय रहने और मैन पावर के साथ काम करने के निर्देश दिए गए। थाना कनखल में एक 17 वर्षीय युवक की बच्चे की एक हत्या का मामला संज्ञान में आया है, जिसका नाम यश उर्फ यश था और ये रात के समय अपने परिजनों से कह के अपने एक परिचित के साथ बाहर निकला था। उसके बाद सुबह इसकी डेड बॉडी प्राप्त हुई थी, जिसको पुलिस ने संज्ञान में लेकर तत्काल इसमें पंजीकृत किया गया था। तहकीकात के बाद जब सारी चीज़ें जब इसका खुलासा में आए तो इसमें इसी का एक परिचित अमित कटारिया जो है वो इसमें मुख्य अभियुक्त के रूप में सामने आया है। बाकी अन्य पहलुओं की भी जांच की जा रही है और जल्द ही इसमें अगर और भी लोग इन्वॉल्व हैं उसकी भी सभी की भूमिकाओं को हम लोग विवेचना में शामिल करें। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।